हेलो एवरीवन। आज हम भारत में जनसंख्या की संरचना तथा गतिकी के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले है भारत में जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम सन 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना के द्वारा जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात, व्यक्तियों की जीवन अवधि, आय संरचना, साक्षरता का प्रतिशत, कार्यशील जनसंख्या तथा धर्म और भाषा के आधार पर जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं को ज्ञात किया जाता है। देखिए, यहाँ सबसे पहले बात हो रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुई थी। सन 1871 में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, उस समय अंग्रेज़ों के समय में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत की गई। देखिए, अब यहाँ पे उनका उद्देश्य क्या था जनगणना करवाने का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज भारत आए, है ना, उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया, उसके बाद में यहाँ के प्रशासनिक कार्यों को अपने हाथ में लिया, है ना, हमारे देश पे रूल करना स्टार्ट किया। अब किसी भी देश पर या किसी भी व्यक्ति पे आप मान लीजिए, अगर आपको उस पर अधिकार करना है, उसके ऊपर हुक्म चलाना है ना, तो आपको क्या होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसी वजह से अब जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्हें क्या लगा कि अगर हमें भारत के ऊपर अधिकार करना है और एक लंबे समय तक इसके ऊपर रूल करना है, राज करना है, तो हमें क्या करना होगा, भारत के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तभी तो वो यहाँ से संबंधित जो नीतियाँ हैं वो बना सकते हैं, है ना, यहाँ के लोगों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए वो ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारणों से उन्होंने जनगणना की शुरुआत करी। जनगणना में केवल ये नहीं होता है कि हाँ कितने लोग हैं, है ना, लोगों की संख्या कितनी है, बल्कि जनगणना में जैसे कि आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। जनसंख्या वृद्धि, यानी कि किसी भी समय में जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। मान लीजिए हमारे यहाँ 10 साल बाद जनसंख्या जो है गणना करी जाती है जनसंख्या की, है ना, हर 10 साल में जनगणना होती है। तो जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि पहले साल में जनसंख्या कितनी थी और 10 साल के बाद में जनसंख्या कितनी हो गई है ना, यानी कि इसमें कितनी वृद्धि हो गई है। मान लीजिए एक समय पे 100 लोग थे, है ना, 10 साल के बाद में अब 1000 लोग हो गए। ठीक, तो इनके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि, कि इतनी वृद्धि हुई है 10 साल में। और क्या देखा जाता है, जन्म दर कितनी है, यानी कि प्रत्येक 1000 लोगों पे जन्म लेने वालों की संख्या कितनी है। ठीक है, मृत्यु दर, 1000 लोगों पे मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या कितनी है। जनसंख्या का घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, एक प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, है ना। ये 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर ऐसा अगर हम बना लेंगे, अब इसमें जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे जनसंख्या का घनत्व, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ठीक है, मान लीजिए इसमें 4 लोग रह रहे हैं, कहीं कहीं पे इसमें 12 लोग रह रहे हैं, कहीं कहीं पे 1000 लोग रह रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जनसंख्या का घनत्व, ये ज्ञात किया जाता है जनगणना में। लिंगानुपात, यानी कि स्त्रियों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये क्या निकालते हैं, लिंग का अनुपात निकाला जाता है कि इतने पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितनी है या इतनी स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है, व्यक्तियों की जीवन अवधि निकाली जाती है। ठीक है, कि कितने, एक एवरेज समय कितना व्यक्ति की जीवन अवधि है, वो कितने समय तक व्यक्ति जीवित रह रहा है। मान लो हमारे यहाँ एक जीवन अवधि हम मान सकते हैं कि जैसे कि आप आजकल माना जाता है कि व्यक्ति ज़्यादातर 60 साल तक जीवित रहते हैं, है ना, एक एवरेज अगर निकाला जाए तो वो क्या कहलाएगी, उनकी जीवन अवधि। आय संरचना कैसी है, यानी कि उनके आय के सोर्सेस क्या क्या हैं। पहले के समय में क्या था, कृषि आधारित जनसंख्या थी, है ना। जो आय संरचना, यानी कि उनका जो आय का स्रोत था वो क्या था, कृषि था, तो वो उस समय की आय संरचना हो जाएगी। ये चीज़ आज के समय में क्या होगा कि भाई उद्योग धंधे लगा रहे हैं लोग, ठीक है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब से अपनी इनकम हो रही है किसी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता करना भी जनगणना के अंतर्गत आता है। फिर साक्षरता का प्रतिशत, कि कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, यानी कि लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना।
फिर कार्यशील जनसंख्या कितनी है, यानी कि हमारे यहाँ ऐसे कितने लोग हैं हमारे देश में जो काम करने लायक हैं, यानी जैसे बच्चे होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या में नहीं आते हैं और वृद्ध नहीं आते हैं, ठीक है। युवा जितने भी होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या में आते हैं, ठीक है। तो वो कार्यशील जनसंख्या हमारे यहाँ कितनी है ये काउंट करना। फिर धर्म और भाषा के आधार पर जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं को ज्ञात किया जाता है जनगणना में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कब हुई, सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। फिर नियमित जनगणना कब से शुरू हुई है, 1881 में। दोनों ही सन बहुत इंपॉर्टेंट है, सन 1872 और सन 1881। नियमित जनगणना का मतलब है हर 10 साल में जनगणना, ठीक है। तो हर 10 साल में जनगणना की शुरुआत कब हुई है, 1881 में। और पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करने का श्रेय किसको जाता है, स्वीडन को, यानी कि पूरे विश्व में, ठीक है, भारत में नहीं, पूरे विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ शुरू हुई, स्वीडन में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में जनगणना से संबंधित कार्य और आंकड़ों को कौन प्रस्तुत करता है, जनगणना संगठन। और उसका सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। 2011 की जनगणना के समय कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 2011 में 15वीं जनगणना, ठीक है, यानी कि जो सन 2011 में जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी, यानी कि सन 1881 से लेकर के 2011 तक गिन लेंगे हम लोग पूरा, है ना। जैसे सन 1881 में, फिर 91 में, फिर ऐसे करते करते लास्ट तक लेके 2011 तक। तो ये सब करते करते कितनी जनगणना हो गई, 15, ठीक है। तो उन्होंने कहा 2011 की जो जनगणना थी वो कैसी थी, 15वीं जनगणना थी, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, यानी कि देखो 1881 में तो देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो यहाँ से लगाया तो कितनी हो गई, 15, ठीक है, 15वीं जनगणना थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया, कब आज़ाद हुआ, सन 1900 बताओ 1947, ठीक है। इसके बाद जब जनगणना हुई है तो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है 2011 में, 7वीं जनगणना, ठीक है। वैसे 15वीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत की यानी कि देश आज़ाद होने के बाद में कौन से नंबर की है, 7वीं जनगणना है, ठीक है। नेक्स्ट, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, यानी कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है हमारे देश में, ठीक है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी थी, 29 वर्ष, ठीक है, थी 29 वर्ष थी, ठीक है। औसत उम्र लगभग सबकी अगर देखा जाए एवरेज निकालेंगे तो कितनी थी, 29 साल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत अच्छे से इनको तैयार करना है। इससे रिलेटेड MCQs हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, फिर आप उसमें चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं सारे ही, है ना, बहुत अच्छे से तैयार करना है एक एक चीज़ को, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख सकते हैं हमारा मैप है ना, हमारा प्यारा भारत है ये, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं, जो 2011 के आंकड़े हैं, है ना, जो सेंसस हैं 2011 के, 2000 क्योंकि 2011 में ही जनगणना हुई थी, उसके बाद अभी दोबारा नहीं हुई है ना। जब दोबारा होगी तब नए आंकड़े आएंगे, तब तक हम 2011 वालों को स्टडी कर रहे हैं अभी। देखिए पहला पॉइंट है, 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़, यानी कि सन 2011 में कितनी जनसंख्या थी, 121 करोड़, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है, 17.5%, यानी कि पूरा विश्व, ठीक है। और पूरे विश्व में ये हमारा यहाँ पे इंडिया, ठीक है, यहाँ पे मान लिया, तो इंडिया पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट कवर करता है, 17.5%, ठीक है, समझ गए। पूरे विश्व में 100% जनसंख्या है, 100% का 17.5% लोग कहाँ पे हैं, भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है, 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी है ना, दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, 17.7%, ठीक है, 17.7%,
नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या कितनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं। ठीक है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितनी है भारत में। ठीक है 31.2%। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तैयार रखना है इसको। कितनी है 31.2% नगरीय जनसंख्या, यानी कि नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या भारत में। ठीक है और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 68.8%। ठीक है कई जगह आपको लगभग 70% भी मिलता है। ठीक है ऑप्शन में, तो उसको भी टिक कर सकते हैं अगर 68.8% ऑप्शन में नहीं है। ठीक है इसलिए तो भारत को क्या कहते हैं, कृषि प्रधान देश। देखिए ग्रामीण जनसंख्या कितनी 68.8% और नगरीय कितनी है 31.2% 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य कितना रखा गया था 2045, जिसे बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। ठीक है यानी कि स्थिरता मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं और बहुत ज़्यादा कमी नहीं। ठीक है स्थिर जनसंख्या। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1991 में 51 में हुई थी। ठीक है जो हमारा देश आज़ाद होने के बाद में है ना, जैसे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब पहली जनसंख्या 1881 में हुई थी। ठीक है ना, लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया है 1947 में, तो उसके बाद में अगली जनगणना कब होगी 1951 में। ठीक है तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई 1951 में। तब भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी 36 करोड़। ठीक है अब कितनी हो गई है 121 करोड़। 1951 में कितनी थी केवल 36 करोड़। ठीक है ना, लगभग 100 करोड़ का अंतर आ गया। ठीक है ना, कितना तेज़ी से वृद्धि हो रही है देखिए। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सारे ही। ठीक है बहुत अच्छे से तैयार करना है। पहला पॉइंट है आपका, जैसे कि हम लोग यहाँ दो चीज़ें कवर करेंगे, एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है ना। हम सभी को पता है कि यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, कितनी 20 करोड़। ये कब के आंकड़े हैं 2011 के। ठीक है ध्यान रखना, अब और बढ़ गई होगी जनसंख्या है ना, पहले तो 20 करोड़ थी। नेक्स्ट है दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है ना, कितनी है लगभग 11 करोड़। उसके अंदर न्यूनतम यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला, ठीक है सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन है, सिक्किम। केवल कितनी जनसंख्या है 6 लाख। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका दूसरा कौन सा है सबसे कम जनसंख्या वाला, दूसरे नंबर पे मिज़ोरम, यानी कि सबसे कम सिक्किम की है, सिक्किम से थोड़ी ज़्यादा मिज़ोरम की है, कितनी है 10 लाख। ठीक है नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन है, दिल्ली। जैसे कि हमको पता है कि दिल्ली क्या है, एक राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूटी यूनियन टेरिटरी जिसे बोलते हैं। वहाँ की जनसंख्या कितनी है 1.67 करोड़ दिल्ली की। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछेगा तो दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है नेक्स्ट जनसंख्या वृद्धि दर, जैसे कि मैंने बताया कि प्रतिशत में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है ना, जनसंख्या वृद्धि की दर, जहाँ दर लग जाती है इसका मतलब परसेंट में बात हो रही है। ठीक है देखो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है, मेघालय में। संख्या में नहीं पूछा है, वैसे तो देखा जाए किसी और उसमें बढ़ रही होगी, लेकिन अगर परसेंटेज पूछी जा रही है, जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है, मेघालय की। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन है, नागालैंड। यानी कि नागालैंड में जनसंख्या देखो, रेड का मतलब ये क्या हो गया, नीचे की साइड में -0.6 है ना, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ नहीं रही बल्कि क्या हो रही है, घट रही है, इसलिए इसका ग्राफ नीचे बना हुआ है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला पूछेगा तो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे। ठीक है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला पूछेगा तो कौन सी है, नागालैंड। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कहाँ पे जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है बल्कि क्या हो गई, कमी हो गई है, तो वो कौन सा है आपका, नागालैंड। दूसरा है केरल।
केरल में भी बहुत कम जनसंख्या वृद्धि दर देखी जाती है। ठीक है, जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर एवं नगर हवेली। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब अपना जनसंख्या घनत्व, है ना। ये सब क्या है, ये जनगणना में ही ये सारी चीज़ें आती हैं, जनगणना में इन सब चीज़ों को भी नोट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग नीचे पॉइंट देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। ठीक है, देखो क्या मतलब है इसका, 382, यानी कि ये हमारा जो पूरा देश है ना, यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या अगर देखी जाए तो कितनी है? 382। ठीक है, पूरे देश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। ठीक है, वहीं अगर हम देखें बिहार का, ठीक है, ये बना हुआ है ना, देखो प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो निकाला जाता है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। अब यहाँ हम देखेंगे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है? 1106। पूरे देश में देखो कितना है? केवल 382। अब केवल बिहार में अगर निकाला जाए तो कितना है? 1106, यानी कि 1106 लोग। कहाँ एक कितना, यानी कि पास पास में लोग रह रहे होंगे, है ना। घनत्व का मतलब कितना पास पास में, जनसंख्या घनत्व जितना कम होगा यानी कि दूर दूर लोग रह रहे हैं, और इसमें क्या है? बहुत पास पास लोग रह रहे हैं ना, घनी आबादी बसी हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा 1106 जनसंख्या है यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कहलाती है जनसंख्या घनत्व। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का, 1106। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। बहुत पूछता है बिहार, और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। यहाँ पे 1106 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, और पश्चिम बंगाल में 1028 लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल जो प्रदेश हमारा बना हुआ है। ठीक है, आप मैप में ढूंढेंगे, एक बार मैप भी देखिएगा कभी इंडिया का, ना देखा हो तो, है ना, कि कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, कहाँ बिहार है, कहाँ पश्चिम बंगाल है, कहाँ दिल्ली है, कहाँ मिजोरम है, कहाँ नागालैंड है। ठीक है ना, एक बार मैप उठाइए इंडिया का, उसमें देखिए कहाँ पे कौन सा राज्य है आपका, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ की जनसंख्या भी कम है ना, और जनसंख्या कम होने की वजह से लोगों की संख्या भी कम है, तो लोग दूर दूर रह रहे हैं। जब लोगों की जनसंख्या यानी कि लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तब भाई वो पास पास रहते हैं, और अगर हमारा राज्य छोटा है तो वो और पास पास रहते हैं। ठीक है ना, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? केवल 17, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ केवल 17 लोग रहते हैं। और यहाँ कितने रहते हैं? ये इसमें बिहार में 1106 लोग। अब सोचिए कहाँ 17 और कहाँ 1106। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार, और न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश, और दूसरे नंबर पे मिजोरम। मिजोरम में कितने रहते हैं? केवल 52। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, पूरे मिजोरम में नहीं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है, देखा होगा आपने दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स बनी है ना, एक के ऊपर एक फ्लैट, एक के ऊपर एक फ्लैट, इतना पास पास में लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे से घर हैं उनके, है ना, देखा है। तो ये क्या है? यानी कि बहुत कम जगह में, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ बहुत लोग रहते हैं। कितना? 11,320 लोग। सोचो कितना ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हो गया। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और राज्य पूछेगा तब बिहार। ठीक है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगली चीज़ क्या पूछी जाती है जनगणना में? लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात भी निकाला जाता है। ये क्या होता है? देखो 2011 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना था? 943। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, यानी कि 1000 मेल पे फीमेल्स की संख्या। तो हमारे पूरे देश का अगर लिंगानुपात निकाला जाए तो 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, है ना, कितनी? 943।
अब आंकड़े बदल गए हैं प्रेजेंट टाइम में। अब ये सुनने में आ रहा है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो रही है ना। तो आंकड़े बदल गए हैं क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। पहले जो है हत्या कर दी जाती थी, है ना, भ्रूण हत्या होती थी अगर लड़की होती थी तो इस तरीके की चीज़ें बहुत देखने को आती थी। अब उन सब चीज़ों के प्रति लोग जागरूक हो गए हैं तो ये आंकड़े क्या हुए हैं प्रेजेंट टाइम में बहुत बदल गए हैं। तो पहले 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी थी? 943 हमारे देश में। बहुत क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 943 देश का लिंगानुपात 2011 में 943, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हम देखेंगे राज्य, सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाले राज्य, यानी कि जहाँ पे 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, केरल में, ठीक है। केरल में 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं थीं, तब 2011 में, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लोग, देखा है आपने, ज़्यादा साक्षर होते हैं, है ना, एजुकेटेड बहुत होते हैं वहाँ के लोग, तो वहाँ पे जागरूकता भी ज़्यादा थी, जिस वजह से वहाँ पे महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 1084, 1000 पुरुषों पे, यानी कि 84 महिलाएं और ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरा तमिलनाडु, यहाँ पे 996 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, यानी कि 1000 पुरुष पे 996 महिलाएं हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हो गए? केरल और तमिलनाडु। दूसरा न्यूनतम लिंगानुपात वाले हरियाणा, 879, यानी कि 1000 लड़कों पे केवल 879 लड़कियाँ, है ना। मेल्स पे इतनी, फीमेल्स केवल है, यानी कि क्या मतलब है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हरियाणा में बहुत ज़्यादा क्या होता था, लड़कियों को मार दिया जाता था, है ना, उनको जन्म से पहले ही मार दिया जाता था या जन्म होने के बाद भी मार दिया जाता था वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ का जो लिंगानुपात है वो बहुत ही कम है। दूसरा जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे केवल 889, ठीक है, 889, 1000 मेल्स पे 889 फीमेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा है? पुडुचेरी, 1037 महिलाएं हैं यहाँ पे प्रति 1000 पे, टोटल नहीं, ठीक है ना। न्यूनतम सेक्स रेशियो वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से 1-2 बार देख लेना वीडियो को, ठीक है। अपने पास नोट डाउन करो, इनको नोट्स बनाओ, उसके बाद में इसके MCQs हम बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करना, तो ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अभी के लिए नहीं, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो ताकि अगर हम कभी लाइव वीडियो दें आप लोगों को, ठीक है, लाइव वीडियो हम लोग जो है शूट करूँ मैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन करके, है ना, हम लोग लाइव क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका साक्षरता दर। मैंने अभी पढ़ा था ना, जो हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट देखिए आपका पढ़ा था यहाँ पे, कि जनगणना में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि हमने पढ़ी अभी, है ना, जनसंख्या का घनत्व पढ़ा, लिंगानुपात पढ़ा, उसके बाद में अब हम क्या पढ़ रहे हैं? साक्षरता का प्रतिशत, ठीक है। साक्षरता भी आपकी जनगणना में ही पता करी जाती है, यानी कि कितने प्रतिशत लोग हमारे देश में पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ठीक है ना। अब देखो लिटरेसी रेट क्या है हमारे यहाँ का। लिटरेसी रेट कैसे निकालते हैं? 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या, यानी कि जो 7 वर्ष से छोटे बच्चे हैं भाई वो पढ़ते थोड़ी ना है ना, तो उनको हम इससे बाहर कर देते हैं। उसके अलावा जो बची हुई जनसंख्या होती है टोटल, वो नीचे लिखी जाती है, उसके बाद में ऊपर नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन, यानी कि जनगणना करने के बाद में ये निकाला जाता है कि 7 वर्ष से अधिक के लोग कितने हैं, उनको नीचे उनका टोटल रखा जाता है, ऊपर साक्षर कितने लोग हैं, ठीक है, कितने लोग एजुकेटेड हैं, उनकी संख्या इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो साक्षरता दर निकाली जाती है इस तरीके से। 2011 में साक्षरता दर कितनी थी? 73%, ठीक है। और 2001 में कितनी थी? 64.8%, ठीक है। अब क्या देखने में आया है कि भारत में जब से स्वतंत्र हुआ हमारा भारत, है ना, धीरे धीरे साक्षरता दर क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। क्योंकि भाई पहले क्या था, लोग कम पढ़े लिखे होते थे, इस बारे में ज़्यादा जागरूकता भी नहीं थी, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद से लगातार साक्षरता की सुविधाओं में वृद्धि हो रही है, इसलिए साक्षरता दर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे पहले 2001 में कितनी है? 64.8, और 2011 में बढ़ के कितनी हो गई है? 73%, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बहुत पूछता है, आपने कई बार शायद पढ़ा भी होगा, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। जैसे मैंने बताया वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, साक्षर लोग होते हैं, लिटरेट लोग होते हैं। कितने परसेंट है? साक्षरता का सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ देखने को मिलता है? केरल में, ठीक है। और सबसे कम परसेंट अगर देखेंगे तो कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है सर्वाधिक साक्षरता वाला? मिजोरम। न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। छत्तीसगढ़ वगैरह वो भी सब आपके न्यूनतम साक्षरता वाले में आते हैं। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%, ठीक है। और कई बार अगर ऑप्शंस में 61.8 ना हो या 94 ना हो तो इनके आसपास के जो आंकड़े हैं आप उनको टिक कर सकते हैं, ठीक है। मान लो 61.8 ना लिख के 62% लिख दिया या 63% लिख दिया, ठीक है, तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब, ठीक है। सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और न्यूनतम साक्षरता वाला दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है केरल, दूसरे नंबर पे मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश की अनुसूचित जाति की संख्या लगभग कितनी थी? 20 करोड़। अनुसूचित जाति यानी कि SC शेड्यूल कास्ट पूरे देश में कितने हैं? 20 करोड़, ठीक है। और सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यानी कि यूपी में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं अगर जनसंख्या में देखा जाए, लोगों की संख्या। लेकिन वहीं अगर प्रतिशतता में पूछा जाए, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में लोग SC कहाँ पे हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट जनसंख्या सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा आपका पंजाब, ठीक। कितनी? 31.9%, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा है? यानी कि SC जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और अगर प्रतिशतता में पूछेगा तो कहाँ पे हो जाएगा? पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, देश में ST यानी कि अनुसूचित जनजाति लोग है ना, जो ट्राइब्स होती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या लगभग कितनी है? पूरे देश में 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़। और सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। भारत में किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, यानी कि MP में आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रतिशतता में पूछेगा यानी कि परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो वो है आपकी लक्षद्वीप में, है ना। यहाँ पे है आपका लक्षद्वीप, कितनी है? 94.8%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, ठीक है। चलिए हमारा यहीं पे पूरा लेक्चर ख़त्म होता है। इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। अगर कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे, ठीक है, हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके MCQs ज़रूर सॉल्व करने हैं, ओके, ठीक। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।